सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में फिर से गर्मी का कहर शुरू, लू के लिए चेतावनी जारी, हवा भी चल रही है खराब। दिल्ली एनसीआर में रविवार से गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। दिल्ली में अगले 5 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है। दिल्ली में अगले 5 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकते हैं। वहीं पारा चढ़ने के साथ एक बार फिर से गर्मी की लहर चलने की स्थिति बनेगी। ऐसे मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के दौरान लू चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में 286 दर्ज हुआ है। वहीं नोएडा में AQI 229 जबकि गुरुग्राम में 239 रिकॉर्ड हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव की संभावित रणनीति पर आम आदमी पार्टी कर रही चर्चा, इन विकल्पों पर है पार्टी की नजर। आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी खेमे का राजनीतिक हिसाब किताब शुरू हो गया है। सभी विपक्षी दलों का मकसद सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनकर भाजपा के खिलाफ लड़ना है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस से अलग अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर राष्ट्रपति चुनाव की संभावित रणनीति पर विचार विमर्श करने में जुटी हुई है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना राष्ट्रपति समिति के नेताओं से मुलाकात कर इस चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया था। उल्लेखनीय कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी ने दिल्ली पहुंचकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पर सर्वसम्मति से गैर कांग्रेसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने की पेशकश की थी। ममता बनर्जी के मुताबिक समाजवादी पार्टी, TRS, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व अन्य कई छोटे दल कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रपति के उम्मीदवार उसका सहयोग दे सकते हैं। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया था और गैर कांग्रेसी उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थे। वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में 10 राउंड से अधिक गोलीबारी, CCTV फुटेज में दिखी खौफनाक वारदात। पश्चिम दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में शनिवार शाम को 10 राउंड से अधिक गोलीबारी की घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस के मुताबिक मौके पर सुरक्षा बलों शीर्ष अधिकारी को तैनात किया गया। बता दें कि घटना से CCTV फुटेज में साफ दिख रहे हैं कि किस तरह से भरे बाजार में गाड़ी पर कुछ लोग बाहर से फायरिंग कर रहे हैं। बता दें कि घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम दिल्ली में फायरिंग की यह घटना 16 अप्रैल को उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई झड़प के कुछ हफ्तों बाद सामने आई है। इस दौरान पथराव के बाद कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। एक शख्स की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में क्या हुआ बदलाव, दिल्ली से इन राज्यों में 1 लीटर के तेल के लिए देने होंगे कितने दाम। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लगातार 32वें दिन भी लोगों के लिए राहत की खबर है। रविवार को पेट्रोल डीजल की नई कीमत जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक शनिवार की तुलना में तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। गौरतलब है कि आखिरी बार पिछले महीने 6 अप्रैल को तेल के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, तब से तेल के रेट नहीं बढ़े हैं। आइए जानते दिल्ली से MP तक देश के तमाम राज्यों में आज पेट्रोल डीजल की क्या कीमत रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत रविवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। गौरतलब है कि आज 32वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। रविवार को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल डीजल की कीमत 105.41 रुपए और 1 लीटर डीजल के दाम 96.67 रुपए हो गया है। राकेश टिकैत समेत किसान नेताओं से भूपेंद्र हुड्डा की मुलाकात, जाने किन मुद्दों पर हुई है चर्चा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेश सिंह हुड्डा ने आज दिल्ली में कृषि मुद्दों पर सलाह के लिए राकेश टिकैत समेत किसान नेताओं से मुलाकात की है। बता दें कि हुड्डा चिंतन शिविर के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से गठित किसान एवं कृषि समिति के संयोजक हैं। मुलाकात के बाद हुड्डा ने कहा कि उन्हें किसानों से सामने आ रही चुनौतियों को किसान नेताओं से सुना और उन्होंने उनसे सलाह मशवरा किया गया है। हुड्डा ने बताया कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रही है और मुझे किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए संयोजक बनाया गया है। उन्होंने कहा किसान बॉर्डर पर 3 कृषि कानून के खिलाफ 1 साल तक धरने पर बैठे रहे, आखिरकार 3 कृषि कानून को रद्द कर दिया गया। किसान शुरू से कहते आ रहे थे कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। मैंने भी कहा कि अगर सरकार 3 विधायक लाते तो चौथा भी लाना चाहिए। अगर कोई MSP से कम दाम पर खरीदी करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। रोहिणी हिंसा केस में अदालत ने 8 लोगों को जमानत याचिका की खारिज, पुलिस के एक्शन पर जताई नाराजगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले पर रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई नाराजगी जताई है।
इसके साथ ही कोर्ट ने 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। रोहिणी कोर्ट ने हिंसा में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि स्थानीय पुलिस बिना अनुमति के निकाले गए जुलूस को रोकने में असफल रही है। अदालत ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस ने कहा कि कमिश्नर इस मामले की जांच कर रही है। रोहिणी कोर्ट ने कहा कि ऐसे लगता है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मुद्दे को दरकिनार कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित अधिकारी की ओर से जिम्मेदारी तय की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो सके और पुलिस अवैध गतिविधियों को रोकने में नाकामयाब हो सके। वहीं अदालत ने हिंसा में 8 आरोपों की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। रोहिणी कोर्ट में इंतजार नूर अमला शेख हाजिद, अहमद अली शेख हाजिद, शेख जाहिर हाजिद, इसके सरहद की जमानत याचिका दायर की गई थी। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1407 नए मामले सामने आई हैं। हालांकि जरा 1586 मरीजों ने कोरोना को मात दिया है। पिछले 24 घंटों कोविड-19 से संक्रमित 2 मरीज की हताहत भी हुई है। वहीं राजधानी में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5955 हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 4.98% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 29,821 नमूनों की जांच की गई। बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को संक्रमण के 1656 मामले सामने आए थे, जो कि 4 फरवरी के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। उसके बाद शनिवार को मामले में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली वासियों से बीजेपी की अपील का अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दे जानकारी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की जानकारी दे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आदेश गुप्ता ने दावा किया कि इस समय दिल्ली में करीब 5 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस कार्रवाई की भी बात कही है। संवाददाता सम्मेलन आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली वासियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की समस्या से निपटने के लिए आगे आना होगा। उन्हें रोहिंग्या और बांग्लादेशी द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और उससे विधायक निजी हितों के चलते हैं अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के द्वारा गैर कानूनी तरीके से रह रहे सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी आधार कार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र जैसे पहचान संबंधी दस्तावेज बनवा रही हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में पिछले महीने हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दिया है। इसके साथ ही पुलिस इस मामले अभी तक 3 बांग्लादेशी समेत 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारी ने बताया कि जहीर खान उर्फ जलील, अनाबू उर्फ शेख को शुक्रवार को जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया गया। तरेज को शनिवार को उसी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा वाले दिन से ही जहीर खान और अनाबुल फरार थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर की गई है। उन्हें आरोप लगाया कि दोनों हिंसा में शामिल थे। दोनों आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था और बार बार अपना स्थान बदल रहे थे। जब वे जहांगीरपुरी में अपने घर लौटे तो उन्हें पकड़ लिया गया है। आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पर डीएमआरसी बनाएगा इंटरचेंज स्टेशन। ब्लू और मेजेंटा लाइन की होगी कनेक्टिविटी। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मध्य दिल्ली का 5वां नया इंटरचेंज हब बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। इससे मध्य से उत्तरी दिल्ली आने वाले नए और पुराने मेट्रो यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा और समय की भी काफी बचत होगी। इस स्टेशन पर इंटरचेंज के बाद लोग सीधे मेजेंटा लाइन पर मौजूद स्टेशन तक जा सकेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट करते हुए लिखा, ब्लू लाइन पर आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन को इंटरचेंज में बदले जा रही है। यह मेजेंटा लाइन के आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन को जोड़ा जाएगा। यात्रियों को मध्य उत्तरी दिल्ली के लिए कम समय छोटे मार्ग मिलेंगे। डीएमआरसी ने कहा कि मौजूदा एलिवेट स्टेशन के बगल में नए भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे वेस्ट ब्लू लाइन को कम किया जा सकेगा। आरके आश्रम से इंटरचेंज के बाद मेजेंटा लाइन को मजलिस पार्क से होते हुए निकाला जाएगा। इस लाइन से मेट्रो आरके आश्रम से नवी करीम सदर बाजार होते हुए पुल बंगल घरघार डेगाल नगर अशोक विहार आजादपुर होते हुए मजलिस पार्क और फिर भलसवा और रोहिणी स्टेशन के लिए निकालेगी। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।